भाई लोगों, पाकिस्तान बुरे तरीके से अपना फर्स्ट T20 मैच हारा है न्यूजीलैंड के साथ। और यंगस्टर्स बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम से। ब्रेनलेस क्रिकेट खेली गई वो हम सबको पता है, लेकिन अभी बात करनी है सेकंड T20 के अंदर प्लेइंग 11 की। वो इसलिए करनी है क्योंकि अब स्क्वाड के अंदर चेंजेस नहीं हो सकते। आई नो कि बड़ी डिबेट चल पड़ी है कि रिजवान और बाबर को होना चाहिए था, और मेरा तो पर्सनल इख्तलाफ यही है कि ये स्क्वाड भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसके अंदर सेकंड T20 यानी कि जो अवेलेबल स्क्वाड है, मैं साथ आपको स्क्वाड भी लगा देता हूँ। एक मिनट, ये स्क्वाड है। राइट साइड पे T20 स्क्वाड है और फिर ओडीआई स्क्वाड है साथ लेफ्ट साइड पे। तो राइट साइड पे जो T20 स्क्वाड है, अभी तो मुझे स्क्वाड से भी प्रॉब्लम है, लेकिन जो अभी स्क्वाड है इसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकती, तो इसी के अंदर से बेस्ट प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। और क्या होनी चाहिए और ये क्या करेंगे, तो इसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो प्लेइंग 11 से ही स्टार्ट करते हैं कि पिछले मैच के अंदर क्या प्लेइंग 11 थी और उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो सबसे पहले ओपनिंग की मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन ने ओपनिंग की, तो क्या इनको ही होना चाहिए? मेरा ओपिनियन पूछे तो जैसे कि मैंने कहा कि वो चीज़ नहीं हो सकती कि मुझे स्क्वाड से ही मसला है, तो स्क्वाड के अंदर मेरे हिसाब से तो रिजवान होना चाहिए था। अब वो क्यों होना चाहिए था उसकी रीज़न मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि मोहम्मद हारिस जो है, ज़्यादा वैसे उसके ऊपर डिटेल में बात नहीं करूँगा कि हारिस की कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। आप ये देख लो कि आप कह सकते हो कि यार ये जो मोहम्मद हारिस है, ये 2022 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में खेला हुआ है। तो ये T20 का वर्ल्ड कप पूरा बल्कि खेला हुआ है, बल्कि फाइनल भी खेला हुआ है। तो इतना प्रेशर जिस बंदे ने लिए हो, उसके लिए तो ये पीस ऑफ केक होना चाहिए था। तो इस तरह का प्लेयर न्यूजीलैंड की बी टीम के साथ उनकी होम कंडीशंस में जाके जिस तरह से ये एक्सपोज हुआ है, तो क्या इसको मतलब डिज़र्व करता है? तो मेरे हिसाब से तो डिज़र्व नहीं करता। लेकिन अब इसको एक दफ़ा चांस दे दिया तो इसको अब खिलाओ, 5 के 5 इसको T20 खिलाने चाहिए मेरी ओपिनियन में। और उसकी रीज़न ये है, ताकि जो लोग इसके सपोर्टर्स हैं, जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं कि हमें रिजवान का बैकअप इसको यानी कि सक्सेसर इसको लेके आना है, तो उन लोगों को समझ आ जाए। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये एक टुल्ला प्लेयर है। और टुल्ले प्लेयर की क्या निशानी होती है? वो 5 में से 1 मैच में चलेगा। तो मैं आपको ये लिख के दे देता हूँ, ये 5 में से मैक्सिमम, वैसे तो मुझे लगता है 1 में भी नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी 1 में टुल्ला, क्योंकि 5 में से 1 आध तो टुल्ला चल ही जाता है किसी ना किसी का। किसी आम बंदे को भी आप दोगे, गली क्रिकेटर को भी आप दोगे, तो वो 5 में से 1 में तो परफॉर्म कर ही लेगा। तो टैलेंट का तो ये है ना कि मिनिमम एटलीस्ट 2 मैचेस में करे। हाँ, अगर हारिस 2 मैचेस में या 3 मैचेस में परफॉर्म करता है, फिर तो मैं मानूंगा भी सही कि हाँ भाई हारिस में कैलिबर है। लेकिन मुझे ये पता है, मेरी प्रोडिक्शन भी ये है कि हारिस को पहले तो ये है कि पूरे चांस दिए जाएं, ताकि जो लोग कहते हैं ना कि हारिस को कंसिस्टेंट बेसिस पे चांस नहीं मिलता, हम मोहम्मद रिजवान का सक्सेसर नहीं प्रिपेयर करते, उनके मुंह बंद हो जाएं। ताकि हारिस को 5 के 5 मैच मिले, और मेरे हिसाब से तो 1 में भी परफॉर्म नहीं करेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 में कर लेगा। तो 1 में करेगा वो खुद ब खुद आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा कि इसका अंदर टुल्ला प्लेयर है। दूसरी बात ये हसन नवाज। तो हारिस तो T20 के सेकंड T20 के अंदर होगा भी सही, खिलाएंगे भी। हारिस की जगह उस्मान खान को नहीं लाएंगे स्क्वाड के अंदर, क्योंकि उस्मान खान इसका रिप्लेसमेंट है। ये स्क्वाड में आपको साथ साथ लगाता हूँ। तो या तो उस्मान खान है या मोहम्मद हारिस है, 2 विकेट कीपर्स हैं। तो उस्मान खान की जगह इसलिए भी नहीं बनती, क्यों? क्योंकि उस्मान खान जो है वो दुबई के पिचेस पे या पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर ज़्यादा उसने परफॉर्म किया हुआ है, चाहे वो PSL हो या दुबई का हो। तो उसको उस कंडीशंस के अंदर आप उसको मैक्सिमम चांसेस दो, अगर आपने उसको टेस्ट आउट करना है। हाँ, फिर वो वहाँ परफॉर्म कर ले, और फिर आप उसको बाहर यानी कि पाकिस्तान के बाहर जाके एक्सपेरिमेंट करो। तो आई थिंक कि उस्मान खान को ये रेस्ट ही देना चाहिए इस पूरी सीरीज़ के अंदर, और मोहम्मद हारिस के साथ ही जाना चाहिए, और यही मोस्ट प्रोबेबल है। दूसरी बात है हसन नवाज़ की। एक्सपेरिमेंट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हसन नवाज़ की, लेकिन जिस तरह से टेक्निक गेम अवेयरनेस थी वो भी एक्सपोज हो गई। लेकिन मेरे हिसाब से अब इस लड़के को भी आप लेके चलो। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है अब जब आप टैलेंट के नाम पे बात बोल रहे होगे, यार ये है हमने यंगस्टर्स को अपनाना है, तो उनकी फिर एक्सपोज वो जो है ना कंप्लीटली सामने आपके सामने हो। इसने रिसेंटली डोमेस्टिक में 2 फिफ्टियाँ भी की हैं। तो अब देख लो क्या करता है क्या नहीं करता। लेकिन इसकी गेम अवेयरनेस बिल्कुल ज़ीरो थी फर्स्ट T20 में। जिस तरह एक्सपोज हुआ है, समझ आ गया है जेमिसन का गेंद जो है वो स्विंग हो रहा है, बाउंस हो रहा है, तो तू भाई कम से कम 2 ओवर
ले ले। और इसीलिए मेरा सबसे बड़ा जाता है कि यार रिजवान और बाबर हमेशा ही पहले कंडीशंस की असेस करते थे। ये पिच खुद कमेंटेटर कह रहा था कि ये जो पिच था ये पावर प्ले में 30 और 40 करने वाला था। और जब बाबर और रिजवान 30-40 करते थे कंडीशंस के हिसाब से, तो हम लोग क्रिटिसाइज करते थे कि ये तो पावर प्ले के अंदर 30-40 स्कोर करते हैं, ये मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलते। तो अब आपको हसन नवाज को भी आप खिलाओ, हारिस को भी आप खिलाओ, ताकि आपको पता चले आपका यंगस्टर कितना प्रिपेयर्ड है मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए, आपको भी असलियत सामने हो। पहले में तो आ गई ना, दूसरे में भी आ जाएगी। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इन पांचों के अंदर भी आपको कोई एक आध प्लेयर ही होगा जो आपको एक मैच भी शायद जीत जाए ना पाकिस्तान, तो बहुत बड़ी बात है। मेरा ख्याल है एक भी नहीं जीत सकता, लेकिन अगर जीतना भी हो ना कि किसी दिन किसी का टुल्ला चल गया, तो वो एक आध मैच जीत जाएगा। तो खैर हसन नवाज को तो आप खिलाओ, क्योंकि यंगस्टर है। अगर वो फेलियर भी होता है तो एटलीस्ट हम ये तो कह सकते हैं ना कि हसन नवाज को पूरे 5 कंसिस्टेंट बेसिस पे T20 मैचेस मिले, उसके अंदर उसकी ये परफॉर्मेंस थी और फिर हमने उसको निकाला। तो हसन नवाज भी अपनी जगह पे करता है। सलमान अली आगा कैप्टन। अच्छा, अब इस प्लेइंग 11 के अंदर सबसे बड़ा मसला मुझे यही था, देखो अब आप एक स्पेशल विकेट कीपर की जगह भी है, और सलमान अली खान आगा के कोई इतने अच्छे स्टैट्स नहीं है। आप स्टैट्स उठा के देख लो, जितने भी सलमान अली आगा के पिछले T20 इंटरनेशनल्स है, उसने इतनी कोई आउटस्टैंडिंग ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं की। तो सलमान अली आगा ने, अब ये देखो ना, 20 बॉलों पे 18 स्कोर। जब तू सेट हो रहा था, तुझे बॉल समझ आ गई थी, बॉल आहिस्ता आहिस्ता उसका स्विंग होना कम हो गया, तुझे चाहिए था अब तू बड़ी इनिंग्स खेल, तू टीम का कप्तान है। लेकिन ये भी डमी कप्तान इसको बनाया गया है। और वो क्यों बनाया गया, वो सिर्फ इसी वजह से बनाया गया ताकि शादाब खान को कप्तान बनाना जाए। तो खैर सलमान अली आगा भी खेलेगा खेलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो इसको कप्तान नहीं होना चाहिए था। अब आप ये देखो कि इस टीम के अंदर दो जगह ऑक्यूपाइड हो रही हैं, एज अ विकेट कीपर खिला रहे हैं हारिस को, और फिर कप्तान खिला रहे हैं सलमान अली आगा को। रिजवान को खिलाने से आपकी ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपकी 2 in 1, मतलब एक बंदा एज अ कैप्टन भी खेलेगा और एज अ वो भी खेलेगा, एज अ ओपनर भी खेलेगा, और एज अ विकेट कीपर बैट्समैन भी खेलेगा। तो 3 मसले आपके रिजवान सॉल्व कर देता है। अब इसमें एक स्लॉट आपका विकेट कीपर का है, इसमें एक स्लॉट आपका एज अ बैट्समैन भी है। ऑलराउंडर इसलिए मैं सलमान अली आगा को नहीं कहूँगा, क्योंकि आप ये देख लो कि पाकिस्तान की जब बॉलिंग हुई और वो जब आउट नहीं हो रहे थे, तो सलमान अली आगा ने एक भी ओवर नहीं करवाया। इसका मतलब वो कंफर्टेबल नहीं है बॉलिंग में, और स्पेशली इन कंडीशंस में। तो दैट रिफ्लेक्ट्स कि वो एक ऑलराउंडर की हैसियत से नहीं, बल्कि एज अ कप्तान की हैसियत से खेल रहा है। तो इसको भी खिलाना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी भी जगह नहीं बनती। फिर इरफान खान न्याजी, इसका मैं कहूँगा कि एडमिट करूँगा, लेकिन इरफान खान न्याजी को भी देखना पड़ेगा कि आप ये देखो कि यार तू अब, मतलब तुझे इसमें इस बेचारे का भी कसूर नहीं है। अब आप देखो टीम आउट हो गई है, ये चौथे नंबर पे आ रहा है। इसको प्रिपरेशन पाकिस्तान की टीम के अंदर से हुई भी है फिनिशर की, मतलब जब 5 या 6 खिलाड़ी आउट होते तब इरफान खान जाता था और वहाँ पे जाके एकदम मतलब पावर हिटिंग करता था, और मतलब 30-40 करता था, और इसके अच्छे स्टैट्स भी थे। अब आप उसको जनाब बिल्कुल मिडल ऑर्डर में खिला रहे हो। तो मेरे हिसाब से ये भी बड़ी इनकी फॉल्ट है, और मेरे हिसाब से इरफान खान न्याजी को यहाँ नंबर 6 पे होना चाहिए था, लेकिन बजाय इसके कि आप जो है इसको यहाँ पे करो, लेकिन इन्होंने जो है ना, मेरे ख्याल से गलत प्लेसमेंट है। इससे भी इरफान खान न्याजी की जो है ना परफॉर्मेंस बहुत हर्ट होगी। तो जो अब्दुल समद को आप खिला रहे हो, वो आप इरफान खान न्याजी की जगह खिला सकते हो। फिर शादाब खान, अगेन अ क्वेश्चन मार्क, किस बेसिस के ऊपर शादाब खान को आप वापस लेके आए हो? और वापस लेके आके आप देखो उसकी बॉलिंग देखो और फिर उसकी बैटिंग भी देखो। क्या कोई ये बंदा कह सकता है, ये पाकिस्तान का T20 21 के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर ये टीम का हिस्सा था? पाकिस्तान का T20 2022 का जो वर्ल्ड कप था उसका ये टीम का हिस्सा था। और अब ये न्यूजीलैंड की बी टीम के खिलाफ इसकी क्या 2 ओवरों के अंदर इसने 18 स्कोर खाए हैं, और बैटिंग के अंदर इसने क्या की है? मतलब इस कैलिबर का हारिस पे, शादाब पे, खुशदिल शाह पे, ये शाहीन शाह अफरीदी, ये तो वो प्लेयर्स हैं ना कि यार जो आपकी टीम के रेगुलर मेंबर्स हैं, A+ आपके क्रिकेटर्स हैं। और वो भी इस सिचुएशन में जब आपकी टीम बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि 50 स्कोर के ऊपर सारी आउट हो जाएगी, उसके ऊपर आप देखो इन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया। तो शादाब खान को तो असल में, शादाब का तो रिप्लेसमेंट भी नहीं है। मैं आप स्क्वाड खोल के दिखा देता हूँ कि अगर आप कहो ना कि शादाब खान को आप किसी और से रिप्लेस कर लोगे, तो इसके अलावा रिप्लेसमेंट नहीं है। तो शादाब खान तो सारे ही मैच खेलेगा। और उसकी एक और रीज़न भी शादाब खान के खेलने की है कि जनाब इसको एज अ कैप्टन लेके इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही है PCB, इसलिए इसे वाइस कप्तान बनाया है। और इसकी मेरे हिसाब से तो जगह बनती नहीं, क्योंकि जिस तरह से इसने अपने आप को पहले T20 में एक्सपोज कर लिया। हसन नवाज का आप एक्सक्यूज़ देख सकते हो, अब्दुल समद को आप एक्सक्यूज़ दे सकते हो, ठीक है जी।
हसन नवाज है, जहादाद खान को आप एक्सक्यूज़ दे सकते हो। मोहम्मद अली का तो खैर डेब्यू ही था, लेकिन हारिस का क्या एक्सक्यूज़ दोगे? शादाब खान का आप क्या एक्सक्यूज़ दोगे? शाहीन शाह अफरीदी का क्या एक्सक्यूज़ दोगे? ठीक है, इरफान खान न्याजी तो चलो अभी आ रहा है, लेकिन ये तीन ये जो सीनियर बंदे हैं इनका कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनता परफॉर्म ना करने का। ये अच्छे खासे मंजे हुए खिलाड़ी हैं। अच्छा जी, सदाब खान भी आ गए। अब्दुल समद, इसकी रिसेंट में डोमेस्टिक के अंदर एक 50 भी नहीं थी, किस बेसिस के ऊपर इसको खिलाया जा गया है? अगर मैं देखा जाए टेक्निक के अंदर हसन नवाज का अच्छा एक इन्फ्लुएंस था, लेकिन अब्दुल समद ने रिसेंटली डोमेस्टिक के अंदर कोई सच ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी जिसके बेस पे मैं कह सकूं कि हाँ यार अब्दुल समद जो है कर सकता है। इम्पैक्टफुल प्लेयर ज़रूर है, लेकिन एक यार डोमेस्टिक में आपको कम से कम 1000 रन हो या कोई एक क्राइटेरिया हो, तो वो क्या क्राइटेरिया था, किस बेस पे आया मुझे नहीं आया। लेकिन ये है कि इसकी जगह अगर आप प्लेसमेंट में करो कि किसको खिलाना चाहिए, लेकिन फिर ये है क्योंकि अब जो प्राइमरी मेरा स्टांस है वो ये है कि एक बंदे को अगर चांस दे रहे हो तो फिर कंसिस्टेंट पे दो। तो इस पे आप हसन नवाज को चांस दे रहे हो, अब्दुल समद को दे रहे हो और जहांदाद खान को दे रहे हो, तो इनको दो चांस, लगातार चांस दो, तो ये भी एक आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये अब्दुल समद हो गया, अब्दुल समद को भी खिलाएं प्लेइंग 11 के अंदर। अब्दुल समद भी आ जाएगा, शादाब भी आ जाएगा, खुशदिल शाह को भी अब पूरा रन दो, क्योंकि इसकी वापसी हुई एकदम चैम्पियंस कप चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में। और इसने भी ये देखो कि ये जिस तरह से इसने मतलब अ, उसका लापरवाही का मुजाहरा किया कि पहले इसका कैच छूटा पॉइंट वाली जगह पे, और फिर ये आउट भी उसी जगह पे एग्जैक्ट पॉइंट पे कैच देके फिर आउट हुआ। तो कहने का मकसद ये खुशदिल शाह को भी आप नहीं बख्श सकते, इसको 5 के 5 T20 दो, और अगर ये नहीं आता तो जैसे इफ्तिखार अहमद को हमने फॉर गुड बाहर किया है कि हमें पता है इफ्तिखार अहमद का कैलिबर सिर्फ डोमेस्टिक की हद तक है, इंटरनेशनल के अंदर इफ्तिखार अहमद की वो परफॉर्मेंसेज नहीं आती, तो आप खुशदिल को भी फिर बाहर कर दो, लेकिन 5 T20 आप खुशदिल को दो। तो अब्दुल समद हो गए, खुशदिल हो गए, जहादाद खान। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रिकी होगा कि अगर पाकिस्तान टीम के अंदर अगर कोई चेंजेस करने, जहादाद खान के अंदर नो डाउट पोटेंशियल है, तो मेरी अगर आप राय पूछे तो इस पूरी प्लेइंग 11 के अंदर मैं एक ही चेंज करूँगा, जहादाद खान को मैं नेक्स्ट T20 मैच में रेस्ट दूंगा और इसकी जगह एक बंदे को लाऊंगा, उसके बारे में बात करूंगा एंड के अंदर। तो शाहीन शाह पे पहले पहले प्लेइंग 11 फाइनल कर लूँ, क्योंकि बाकी सारी तो प्लेइंग 11 बनेगी बनेगी। जहादाद खान एंड में बताऊंगा। शाहीन शाह अफरीदी की बात की जाए वो ये है कि इसका कोई रिप्लेसमेंट कोई नहीं है, ठीक है। और रिप्लेसमेंट के अलावा इसको भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी एज अ टीम, क्योंकि सक्सेसर तो यही था ऑफिशियली। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि वाइस कप्तान यहाँ इस टीम का कौन बनता है, तो वो शाहीन ही बनता है करंट सिनेरियो में, क्योंकि शादाब की तो कोई परफॉर्मेंस नहीं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को शायद वो कप्तानी नहीं दी गई, उसके बाद उसकी वैसे भी परफॉर्मेंस नहीं आती, और ना वो बैटिंग के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है ना वो बॉलिंग के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो शाहीन शाह अफरीदी क्या कर रहे हैं ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अब देखो ना, 8 बॉलों पे 1 स्कोर, 12 के स्ट्राइक रेट के साथ शाहीन शाह अफरीदी ने आज बैटिंग की है, और बॉलिंग में 2 बॉलों में 17 स्कोर खाए हैं, 8.5 की इकॉनमी के साथ मार खाई है। तो आप टीम के पाकिस्तान टीम के प्रीमियम बॉलर हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन शाहीन को अपनी फॉर्म गेन करने के लिए, क्योंकि बाउंसी ट्रैक्स हैं, बॉल स्विंग हो रहा है, तो इसको भरपूर 5 के 5 T20 दें ताकि अपनी फॉर्म वापस लाए, अपना रिदम वापस लाए। वो तो आएगा ही आएगा। मोहम्मद अली का डेब्यू था, इसने तो बड़ी अच्छी डिसेंट परफॉर्मेंसेस की हैं और बॉलिंग भी इसने अच्छी की है। फर्स्ट T20 मैच के बाद इसकी हाईलाइट्स भी काफ़ी मशहूर हुई हैं, जिस तरह से इसका बॉल स्विंग हो रहा था। और ये तो वेल डिज़र्व्ड बंदा है ना, मतलब अगर इसमें से पूरी प्लेइंग 11 के अंदर जो सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग बंदा था ना, जो प्लेइंग 11 का पार्ट पाकिस्तान की T20 का बंदा था, वो मोहम्मद अली है। तो मोहम्मद अली को तो 100% इन्हें 5 के 5 T20 देनी चाहिए, तो मोहम्मद अली तो आएंगे। फिर इब्रार अहमद है, उनको आप चैम्पियंस ट्रॉफी में लेके गए तो वो। अब जहादाद खान की जहाँ तक बात रहेगी, मेरे हिसाब से उसकी जगह पे आप या तो, क्योंकि हारिस रऊफ़ को जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है वो आपने T20 की वजह से दिया हुआ है, तो हारिस रऊफ आपके टीम के स्क्वाड के अंदर मौजूद है और वो नहीं खेल रहा। तो देखो, मेरा हमेशा से ये बात रही है कि आप डेब्यूट्स या यंगस्टर्स को तब चांस देते हो जब आपके पास टीम के अंदर एक्सपीरियंस प्लेयर भी मौजूद है। अभी जो आपकी करंट प्लेइंग 11 है उसके अंदर इतना से, देखो कौन कौन एक्सपीरियंस था, हारिस एक्सपीरियंस था, लेकिन जो उसका एक्सपीरियंस का उसने मुजाहरा किया वो आप सबके सामने है, ठीक है जी। सलमान अली आगा एक किस्म का एक्सपीरियंस है, उसने भी अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन उसका भी कैच छुटा था 2। फिर शादाब खान 3, खुशदिल शाह 4, शाहीन शाह अफरीदी 5। उसके अलावा आपकी ज़्यादातर टीम इन एक्सपीरियंस नए लड़के हैं।
तो मेरे हिसाब से बैलेंस होना चाहिए कि मतलब 6 से 7 आपके एक्सपीरियंस्ड हो, और फिर 3 से 4 आपके नए, दो बंदे ऐसे हों जो मतलब एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस के बीच के हों, जैसे कि इब्रार अहमद हो गया, या सलमान अली आगा कह लो, या इरफान खान न्याजी कह लो, कि मतलब इनको अभी टाइम मिलेगा। ये प्रॉपर पार्ट नहीं है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का, लेकिन बीच के बिल्ले हैं। लेकिन जो बिल्कुल आपके न्यू यंगस्टर्स हैं, उनको 3 या 2 यंगस्टर्स आपके एट अ टाइम होना चाहिए। जो इसमें अब्दुल समद और हसन नवाज हैं, तो इनका तो बनता है, मोहम्मद अली है, ये 3 हो गए। तो इनको चांस दो। तो जहादात खान की जगह मैं अगर मेरा पूछा जाए तो इस प्लेइंग 11 के अंदर पाकिस्तान को एक चेंज करना चाहिए, कि जहादात की जगह हारिस रऊफ। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि जहादात एज एन ऑलराउंडर है, तो उसकी जगह एज एन ऑलराउंडर ही कोई आए। तो मैं फिर उसकी जगह सजेस्ट करूंगा कि फिर आप उसकी जगह, आप हारिस रऊफ की जगह आप खिला लो उसको अब्बास अफरीदी को, क्योंकि वो भी बैटिंग के अंदर हैंडी है, और वो भी बहुत डोमेस्टिक के अंदर उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, और टॉप विकेट टेकर्स में से एक है। और फिर उस वो बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। तो ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए मेरे हिसाब से। पाकिस्तान को इस प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए। आपके ख्याल से पाकिस्तान को किस प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।